Today in this lecture we are going to discuss about ionization energy. In the previous lecture we discussed about the atomic radius. Now in this lecture we are going to discuss about ionization energy. ठीक है, तो अगर हम ionization energy की बात करेंगे, it is energy required to remove electron of isolated gaseous atom from valence shell. ठीक है, यानी ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती हैं एक इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होता है उसको नॉक आउट करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को समझेंगे, समझना मेरी बात, हमें पहले एक एटम लेना है और गैसोस स्टेट में लेना है। ठीक है, आइसोलेटेड गैसोस एटम का पहले मतलब हम समझेंगे। आइसोलेटेड गैसोस एटम, तो आइसोलेटेड गैसोस एटम का मतलब क्या होता है, जो ये एटम होना चाहिए आइसोलेटेड होना चाहिए, यानी ये बॉन्डेड स्टेट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो एटम होना चाहिए ये बॉन्ड स्टेट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। एटम शुड नॉट बी इन द बॉन्ड स्टेट। तो ये एटम जो होना चाहिए ये बॉन्ड स्टेट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अलग होना चाहिए। इस एटम का किसी और एटम के साथ कोई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि इट शुड नॉट बी इन द बॉन्ड स्टेट। ठीक है, और अगर ये जो एटम है ये पहले था सॉलिड स्टेट में, अब ये हमें इसको ले जाना है अब गैसोस स्टेट में। किस में ले जाना है? गैसोस स्टेट में। तो हमें कुछ यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। क्या देनी पड़ती है? सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी, ताकि ये जो कन्वर्ट हो जाए गैसोस स्टेट में। तो हमें फिर से याद रखिएगा, हमें एक एटम लेना है आइसोलेटेड गैसोस स्टेट में। ठीक है, आइसोलेटेड गैसोस एटम हमें लेना है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर लिया आइसोलेटेड गैसोस एटम, तो हम इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, यानी हमें इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलना है। ठीक है, तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होता है, हमें कुछ बाहर से कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। जो हम ये एनर्जी देते हैं दैट इज़ नोन एज आयोनाइजिंग एनर्जी। तो समझना, फिर से बात समझना, हमारे पास एक आइसोलेटेड गैसोस एटम था, तो इस आइसोलेटेड गैसोस एटम में हमने क्या किया, हमने कुछ एनर्जी प्रोवाइड की। जब हमने कुछ एनर्जी इसमें प्रोवाइड की, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वैलेंस शेल में, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ एंड इट कन्वर्ट्स इनटू M+। ठीक है, यानी यहाँ से माइनस एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ, और जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी, तो हम यहाँ से बता सकते हैं, हमने यही बात की कि कितनी एनर्जी हमें लगी एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में फ्रॉम द वैलेंस शेल। तो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ये वैलेंस शेल से ही क्यों निकलता है, ये वैलेंस शेल से ही क्यों निकलता है, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस शेल में उन पे जो जी इफेक्टिव होता है वो कम होता है, उन पे जो जी इफेक्टिव होता है वो कम होता है। ठीक है, तो आप इसको बाय मीन्स ऑफ स्लैटर्स रूल आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल आई विल टेक एग्जांपल ऑफ लिथियम एटम, तो आपको मैं समझाऊंगा। आई विल टेक एग्जांपल ऑफ लिथियम एटम। तो अगर मुझे लिथियम को लिथियम प्लस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ओके, तो अगर मुझे लिथियम को, यानी लिथियम से जो लिथियम में वैलेंस, समझना मेरी बात, ये लिथियम एटम है तो इसका न्यूक्लियस है, दैट इज़ अ फर्स्ट शेल एंड दैट इज़ अ सेकंड शेल। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 1s2 एंड 2s1। ठीक है, यानी जो पहली वाली शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जो दूसरी शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको मुझे रिमूव करना है, इसको मुझे रिमूव करना है। तो इसको जो एनर्जी, जो मुझे एनर्जी यहाँ से यहाँ पे देनी पड़ेगी दैट इज़ नोन एज आयोनाइजिंग एनर्जी। जो यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे इसको रिमूव करने के लिए, दैट एनर्जी इज़ नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, दैट एनर्जी इज़ नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ से माइनस इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ, तो यहाँ से जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आप देखोगे अब यहाँ पर मसला ये है कि हमने ये बोला कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलता और ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलता, हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही क्यों निकलता है, बिकॉज इस पर मैंने बोला कि जी इफेक्टिव कम होता है। तो अगर आप देखोगे इस इलेक्ट्रॉन पर भी हम काउंट करेंगे जी इफेक्टिव, और इस इलेक्ट्रॉन पर भी हम
जी इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम पहले केस की बात करेंगे, इस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे हम पहले जी इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पहले हम इसमें सिग्मा कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी इक्विवेलेंट टू कितना आएगा, 1 - 1 × 0.35, ठीक है, प्लस हम करेंगे 2 × 0.85। ओके, तो ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पर आएगा 2 × 0.85, ठीक है। और जो सिग्मा है इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, जो अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, अगर मैं इस पे कैलकुलेट करूँगा, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है इस पे मैं सिग्मा कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। तो वो कितना आएगा, देखो बाहर में इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से कोई, मैंने आपको पहले ही बताया है कि रिपल्शन जो लगता है वो लगता है एक तो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं अंदर, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एट द सेम रेडी फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। तो वो कितना आएगा, इसमें आएगा, तो बाहर की इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कुछ नहीं आएगा, लेकिन अंदर की एक तो हमारे अंडर कंसिडरेशन होगा, तो एक की वजह से आएगा 1 × 0.35, तो सिग्मा यहाँ पर आएगा 0.35, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा कितना आएगा, 2 × 0.85, लेट मी कैलकुलेट इट, let me calculate it, let me calculate it, 2 × 0.85, ओके, दैट इज 1.7। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर यहाँ पर हम जी स्टार की बात करेंगे, दैट इज 3 - 1.7, एंड यहाँ पर जो ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द यहाँ पर जो जी इफेक्टिव आएगा वो कितना आएगा, 3 - 0.35, ओके। तो ज़ड स्टार जो यहाँ पर आएगा वो आएगा कितना, 3 - 0.35, that will be equal to 2.65, and here the Z star will be equivalent to 3 - 1.7, 3 - 1.7, that is equal to 1.3। तो अगर आप देखोगे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर जो जी इफेक्टिव यानी नेट अट्रैक्शन उस पर 1.3 लगती हैं, और यहाँ पर जो नेट अट्रैक्शन लगती है वो 2.6 होती हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्लोजली बाइंड है, ठीक है, ये क्लोजली बाइंड है न्यूक्लियस के साथ, और जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर ज़्यादा इतना फोर्स ज़्यादा नहीं लगता, तो ये इस पर जो फोर्स है यानी जो नेट अट्रैक्शन इस पर लग रहा है वो कम लग रही है। दैट इज़ वाई जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नॉक आउट होता है वैलेंस शेल, ना कि जो अंदर वाली शेल वहाँ से नॉक आउट होता है, ठीक है। तो पहला ये जो कंसेप्ट है यहाँ पर क्लियर हुआ, और अब हम समझेंगे कि अगर और एक पॉइंट जो हम यहाँ पर समझेंगे वो ये है कि जो यहाँ पर हम आयोनाइजेशन एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो हम एनर्जी यहीं से देते हैं, ठीक है, एनर्जी हम यहीं से देते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर जो डेल्टा एच आता है, एंथैल्पी जो यहाँ पर आती हैं, तो एनर्जी बाहर से ही देनी पड़ती हैं। एंथैल्पी पॉजिटिव है, तो अगर एंथैल्पी पॉजिटिव है तो जो ये प्रोसेस है ये है एंडोथर्मिक। क्या है, एंडोथर्मिक, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी हमें बाहर से ही देनी पड़ती हैं, एंडोथर्मिक, ठीक है। तो अगर हम जो डेल्टा ई है यानी जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, तो इसकी जो इक्वेशन है मैथमेटिकल हम किस तरह से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट इज़ 2π² m⁴ z² अपॉन h², 1 - 1/n1² -1/n2², ठीक है। तो मेरी बात समझना, यहाँ पर जो m जो होता है दैट इज़ मास ऑफ प्रोटॉन, m जो होता है दैट इज़ मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो e है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और जो z है एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और जो h है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, वो यहाँ पर है प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके। और याद रखना जो n1 है, n1
N1 जो है इट इज़ एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस शेल, और जो N2 है वो है N इन्फिनिटी। ओके, तो 1/इन्फिनिटी जो है वो 0 के बराबर आएगी। ठीक है, यहाँ पर आप ये चीज़ दिमाग रखना। ठीक है, नाउ अगर हम यहाँ पर और एक बात समझेंगे, अगर हमारे पास कोई मेटल एटम है इन द गैसोस स्टेट, तो हम यहाँ पे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करेंगे, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हम दे देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा M+ में, और फर्दर हम यहाँ पर एनर्जी देंगे और एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड आएगा, फिर हम एनर्जी देंगे, फिर हम यहाँ पर एनर्जी देंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड हम देंगे, तो और एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ तो ये कन्वर्ट होगा M+3 में। ठीक है, ओके, तो हमेशा ये बात रखना, याद रखना, हमें ये चीज़ पता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा एक एटम पर, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उतना जी इफेक्टिव भी बढ़ेगा, और जितना जी इफेक्टिव बढ़ेगा उतनी, यानी उतना अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगी। ठीक है, अट्रैक्शन जितना ज़्यादा लगेगा, यानी जो ये अब इसमें वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा टाइटली बाइंड होंगे, तो जब ये ज़्यादा टाइटली बाइंड होंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसको नॉकआउट करने के लिए, तो जी फैक्टर के बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। सो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जी फैक्टर सबसे ज़्यादा M+3 में होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड जो होगी वो ग्रेटर देन होगी आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड विल बी ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। ठीक है, तो अगर हम इसी चीज़ को एक एग्जांपल से समझेंगे, फॉर एग्जांपल हम एक सोडियम एटम ले लेते हैं, आइसोलेटेड सोडियम एटम इन गैसोस स्टेट, तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करते हैं जो वैलेंस शेल में है, Na+ में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो फिर हम फर्दर एनर्जी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, और इसको कन्वर्ट करते हैं Na+2 में। ठीक है, तो अगर आप, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है 1s2 2s2 2p6 3s1, यहाँ पर है 1s2 2s2 2p6, यहाँ पर है 1s2 2s2 2p5। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर सिग्मा हम कैलकुलेट करेंगे बाय मीन्स ऑफ स्लैटरस रूल, तो यहाँ पर जो ये शेल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, माइनस करेंगे, ये अंडर ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो इस शेल में कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इसको रिपल करेंगे, तो 1 - 1 × 0.35 प्लस करेंगे, यहाँ पर अगर देखोगे इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 × 0.85 प्लस करेंगे, यहाँ पर जो दो N-2 में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं 1। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर सिग्मा कैलकुलेट करोगे ये वाली टर्म तो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा यहाँ पर, लेट मी कैलकुलेट, 1 सेकेंड, दैट इज़ 8.8। ओके, तो अगर यहाँ पर Z* आप निकालोगे यहाँ पर वो आएगा बराबर 11 - 8.8, दैट विल बी इक्वल टू 2.2। तो अगर आप इस Na+ की केस में सिग्मा आप कैलकुलेट करोगे, दैट इज़ जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस शेल में वो है 8, लेकिन 1 अंडर कंसिडरेशन, तो 7 आएंगे, 7 × 0.35 प्लस 2 × 0.85। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिग्मा इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ इसमें है 7 लेकिन 6 हम लेंगे, 6 × 0.35 प्लस 2 × 0.85। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा आप कैलकुलेट कर सकती हो, यहाँ पर भी हम सिग्मा कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्मा यहाँ पर आएगा, 1 सेकेंड, लेट मी कैलकुलेट इट ऑन ए फोन। दैट इज़, यहाँ पर ये आएगा 4.15 एंड यहाँ पर ये आएगा 3.8। तो अगर हम यहाँ पर Z* निकालेंगे वो कितना आएगा, 11 - 4.15, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 11 - 3.8।
जो यहाँ पर ज़र स्टार आएगा दैट विल बी इक्वल टू, 1 सेकेंड, यहाँ पर आएगा 6.85 और जो यहाँ पर ज़र स्टार आएगा दैट विल बी इक्वल टू 7.2। ठीक है, तो अगर आप देखोगे विद इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज, जितना हमारा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ एक एटम में, जब एटम एक सेम था, तो जब पहली बात याद रखना, जब हमारा एटम सेम था तो जितना हमने पॉजिटिव चार्ज बढ़ाया, इंक्रीज़ किया, तो हमारे पास जो जी इफेक्टिव है वो भी इंक्रीज़ हुआ। जी इफेक्टिव का इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं उस पर अब ज़्यादा अट्रैक्शन लग रही है, यानी अब वो टाइटली बाइंड है, यानी जब वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अब वो टाइटली बाइंड ज़्यादा है, टाइटली बाइंड है। ठीक है, तो अगर वो टाइटली बाइंड है तो हमें ज़्यादा, तो नॉकआउट करने के लिए, नॉक आउट करने के लिए जो यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी वो भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी तो जो एनर्जी नॉकआउट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज़ नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। दैट इज़ वाई हमने ऊपर ही बोला कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमेशा 110% जो ये स्टेटमेंट है ये हमेशा अप्लाई होगा। ठीक है, इन एवरी केस, इन एवरी केस। ठीक है, ओके। तो नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन से फैक्टर्स आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला जो इसमें हम फैक्टर पढ़ेंगे वो है जी इफेक्टिव। क्या है, तो इस चीज़ को हमने ऊपर ही डिस्कस किया, विद इंक्रीज इन जी इफेक्टिव, जितना हमारा जी इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज करेगा तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। तो हम ये बता सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जी इफेक्टिव। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, तो सेकंड फैक्टर जो है वो है एटॉमिक रेडी। क्या है, एटॉमिक रेडी, चाहे जिसको आप एटॉमिक साइज भी फिर बोलते हो। ठीक है, तो जितना हमारा एटॉमिक साइज जो है, जितना हमारा एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा, जितना साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ने के से क्या होता है, जो हमारे शेल्स हैं वो बढ़ेंगी। साइज़ बढ़ने की वजह से जो शेल्स बढ़ेंगी यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, यानी जो अब इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल में उस पर ज़्यादा जी इफेक्टिव नहीं लगेगा। यानी जो साइज़ बढ़ने से जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा उस पर जो जी इफेक्टिव लगेगा, यानी इस पर वो अट्रैक्शन लगेगा वो कम लगेगी। तो अगर उस पर अट्रैक्शन कम लगेगी तो हमें कम ही एनर्जी देनी पड़ेगी उसको नॉकआउट करने के लिए। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, यानी जितना साइज ज़्यादा होगा उतना जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो लूजली बाइंड होगा और हमें कम ही एनर्जी देनी पड़ेगी उसको नॉकआउट करने के लिए। ठीक है, तो थर्ड हम जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर यहाँ पर हम, चलो पहले मैं इसको समझाता हूँ उसके बाद वो विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स। ओके, तो जितना प्रिंसिपल क्वांटम, जितना n बढ़ेगा उतने हमारे पास शेल्स बढ़ेंगी। ठीक है, उतना साइज बढ़ेगा, जितना साइज बढ़ेगा उतना जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लूजली बाइंड होगा। जितना साइज बढ़ेगा उतना जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लूजली बाइंड होगा। क्या होगा, लूजली बाइंड। यानी हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी नॉकआउट करने के लिए, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कम रहेगी। दैट हम इसमें हम ये कह सकते हैं कि विद इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिएगा,
ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम, अगर हम पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड में एन जो है वो कांस्टेंट रहता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कांस्टेंट रहता है। लेकिन ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जो एन होता है वो बढ़ता है। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे रेबेडियम की, सीजियम की, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सीजियम और रेबेडियम, जो सीजियम में जो एन होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा सीजियम में, वो एन जो होगा वो ज़्यादा होगा, यहाँ पर एन कम होगा। तो अगर एन, जिसमें एन ज़्यादा है उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है सीजियम की, वो कम होगी रेबेडियम से। ठीक है। और अगर हम साइज़ का आर्डर लिखेंगे तो साइज़ इसका ज़्यादा होगा, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा। ठीक है। तो अगर हम अब यहाँ पर जी फैक्टर की बात करेंगे, जी फैक्टर की अगर हम एग्जांपल और एक समझाएंगे, तो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे Fe3+ की, Fe2+ की एंड Fe की। ठीक है। तो विद इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज जी इफेक्ट, विद इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज जी फैक्टर इंक्रीजेज, और जी फैक्टर के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर आयोनोजी एनर्जी भी बढ़ेगी, तो आयोनोजी एनर्जी का ऑर्डर भी ये होगा। ठीक है। एग्जाम्पल, अगर आप एटॉमिक रेडियस की बात करोगे तो हमें ये पता है कि अगर हम लेंगे Na और Na+, तो Na+ के केस में जी फैक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है। तो साइज़ क्या होगा, साइज़ Na का ज़्यादा होगा। अगर साइज़ Na का ज़्यादा होगा, जिसका साइज़ कम होगा उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो इसकी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अगर हम F और F- की बात करेंगे, F और F- की बात करेंगे, तो यहाँ पर एक बात समझना, F और F- में एक बात समझना, अगर जो विद इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज, एक एटम में अगर आप और एक नेगेटिव चार्ज डालते हो तो उससे रिपल्शन ज़्यादा बढ़ेगी, उससे साइज़ ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है। तो साइज़ F- का ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो F की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है। इस वाले केस में हमने एग्जाम्पल डिस्कस की हुई है ना। वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट, जो यहाँ पर नेक्स्ट फैक्टर है, जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज पेनेट्रेटिंग इफेक्ट। पेनेट्रेटिंग इफेक्ट, पेनेट्रेटिंग इफेक्ट। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पेनेट्रेटिंग इफेक्ट या पेनेट्रेटिंग पावर का जो ऑर्डर होता है वो होता है एस का सबसे ज़्यादा, उसके बाद पी, उसके बाद डी एंड उसके बाद एफ। लेकिन यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या बताई कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, सेम। ठीक है। लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ बेरिलियम एंड बोरान। तो यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो है 1s2, 2s2, 1s2, 2s2 एंड 2p1। तो अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर समझना मेरी बात, यहाँ पर भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, यहाँ पर भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। तो अगर दोनों जगह पे जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दोनों जगह पे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, हम इनका जो पेंट्रेटिंग पावर है वो कंपेयर कर सकते हैं। तो 2s और 2p में सबसे ज़्यादा पेंट्रेटिंग पावर किसका ज़्यादा होगा, 2s का पेंट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगा। अगर 2s का पेंट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगा, पेनेट्रेटिंग पावर ओके, पेंट्रेटिंग पावर ऑफ 2s विल बी ग्रेटर देन पेंट्रेटिंग पावर ऑफ 2p। तो अगर आप यहाँ पर दिमाग रखोगे 2s का अगर पेंट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगा, दैट मीन्स कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बाइंड टू न्यूक्लियस ज़्यादा होंगे, जो इसमें 2s में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टाइटली बाइंड टू न्यूक्लियस ज़्यादा होंगे, दे विल बी टाइटली बाइंड टू न्यूक्लियस। ठीक है। टाइटली बाइंड टू न्यूक्लियस ओके। तो इसमें हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पेंट्रेटिंग इफेक्ट की वजह से जो बेरिलियम है, इसकी जो हाँ साइज़ जो है, बोरान का साइज़ कम है, बोरान का साइज़ कम है। लेकिन यहाँ पर अगर आप पेंट्रेटिंग इफेक्ट की बात करोगे तो पेंट्रेटिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पर जो बेरिलियम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू बोरान, बिकॉज ऑफ पेंट्रेटिंग इफेक्ट। बिकॉज पेंट्रेटिंग इफेक्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कितना टाइटली बाइंड है न्यूक्लियस के साथ। ठीक है। नंबर 5th फैक्टर जो यहाँ पर है हमारा, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड
ऑर्बिटल्स। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो मेरी बात समझना, मेरी बात यहाँ पर समझना। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम पी ऑर्बिटल की बात करेंगे, तो जो यहाँ अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं या और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमको पता है कि जो ये पी होता है, पी ऑर्बिटल्स, ठीक है, दैट इज पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो इसमें अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है इन ऑर्बिटल्स में, जो जो ये पी ऑर्बिटल्स हैं, अगर इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, दैट मीन्स कि ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर इसमें दो दो यानी जो ऑर्बिटल हैं वो फिल्ड होंगे, तो इसको हम बोलते हैं फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ओके, सिमिलरली वी कैन से अबाउट, अगर हम डी की बात करेंगे, D5 इसको हम बोलते हैं हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड D10 को हम बोलते हैं फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम F7 की बात करते हैं, दैट इज़ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड F14 की अगर हम बात करते हैं, दैट इज़ फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम यहाँ पर बोलेंगे कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड क्यों ज़्यादा स्टेबल होती हैं, इनकी स्टेबिलिटी की वजह क्या है। पहली बात, जो पहला रीज़न है, ये क्यों स्टेबल ज़्यादा होते हैं? बिकॉज देर इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देर इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और जो इसकी वजह से, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, जो यहाँ पर सिमेट्रिकल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो यहाँ पर स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और दूसरा ये है रीज़न, दूसरा रीज़न जो है एक्सचेंज एनर्जी। क्या है? एक्सचेंज एनर्जी। जब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर होता है, ये कभी इस ऑर्बिटल में जाता है, यानी पोजीशन चेंज करता है, ये जाता है यहाँ पर, ये जाता है यहाँ पर। तो जो ये पोजीशन चेंज करते हैं, इस पोजीशन चेंज की वजह से यहाँ पर कुछ एनर्जी लिबरेट होती है। क्या होती है? यहाँ से कुछ एनर्जी बाहर निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो जब किसी भी सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो जाए तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी उसकी बढ़ती है, ठीक है। दैट इज़ वाई हम यहाँ पर बोलते हैं कि जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो होते हैं, उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है, ठीक है। ओके, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की बात करेंगे, हाँ, यहाँ पर जो अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन का साइज़ तो नाइट्रोजन से कम है। अब सोचने के हिसाब से जहाँ पर साइज़ कम होगा, वहाँ से हम ये मानते थे कि यहाँ पर साइज़ जो है वो इसका कम, ऑक्सीजन का साइज़ कम है, तो नाइट्रोजन का साइज़ इससे ज़्यादा है। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा हो सकती थी ऑक्सीजन में, लेकिन केस ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या मसला है? यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर समझना। अगर हम नाइट्रोजन की यहाँ पर बात करेंगे, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसकी है वो है 1s2 2s2। अभी जो मेरा ये पेन है, अभी इसकी एक ही सेल है, तो हम देखेंगे ये कहाँ तक चलेगी, ठीक है। और 2p3, ठीक है। यहाँ पर है 1s2 2s2 एंड 2p4। ओके, अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो ये जो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज़ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो हमें यहाँ पर ज़्यादा, इस वाले केस में हमें, अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो यहाँ पर हमें ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। दैट इज़ वाई होनी तो चाहिए, साइज़ तो ऑक्सीजन का कम था, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन है किसकी? नाइट्रोजन की, ठीक है। इसके बाद हम विल डिस्कस अबाउट द कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ, थोड़ा बहुत हम फास्टली चलेंगे बिकॉज एक ही सेल इसमें बची हुई है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम पहले बात करेंगे, सेकंड पीरियड की बात करेंगे, तो सेकंड पीरियड में सबसे ज़्यादा नियॉन की है, बिकॉज
एक तो नियॉन की सबसे ज़्यादा क्यों ज़्यादा है, बिकॉज एक तो इसमें है इनर्टनेस, क्या है, इनर्टनेस, एंड उस इसमें है फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इनर्टनेस प्लस फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो इन दो चीज़ों की वजह से क्या है, इन दो चीज़ों की वजह से इसकी जो आयोनाइजिंग एनर्जी है वो इस पीरियड में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका फ्लोरीन, ठीक है, साइज़ कम है। लेकिन इसके बाद जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था ऑक्सीजन, उसके बाद आना चाहिए था नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पर ये केस नहीं है। यहाँ पर क्या केस है, मैंने आपको यहाँ ऊपर भी समझाया है। यहाँ पर हाफ फिलर और फुल फिलर का केस है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है उसमें हाफ फिलर कन्फिग्रेशन होती है, ठीक है, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो 3 थे इसमें, ठीक है। तो हाफ फिलर कन्फिग्रेशन थी जिसकी वजह से नाइट्रोजन इसमें आता है। उसके बाद आपका ऑक्सीजन आता है, उसके बाद आपका कार्बन आता है, कार्बन के बाद आपका आता है, यहाँ पर आना चाहिए था बोरान, लेकिन यहाँ पर आता है बेरिलियम। क्यों बेरिलियम आता है, मैंने आपको यहाँ पर ही बताया था कि बेरिलियम का क्यों ज़्यादा है। बेरिलियम का इसलिए ज़्यादा है बिकॉज पेंट्रेटिंग इफेक्ट, मैंने ऊपर ही समझाया, दैट इज़ वाई यहाँ पर बेरिलियम आएगा, उसके बाद बोरान आएगा, उसके बाद लिथियम आएगा, ठीक है। तो ये है। अगर हम आप ये सेकंड पीरियड का आर्डर, मेनली यही क्वेश्चन जो यहाँ पर अगर हम बात मेनली यही पूछा जाता है, सेकंड ऑर्डर का पूछा जाता है। तो अगर हम थर्ड पीरियड की बात करेंगे, थर्ड पीरियड थोड़ा बहुत मैं अब यहाँ पर आपको समझा होगा। थर्ड पीरियड में आता है एर्गॉन, आता है एर्गॉन के बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद पहले आना चाहिए था, हम यहाँ पर आना चाहिए था सल्फर, लेकिन आता है फास्फोरस। क्यों, बिकॉज ऑफ हाफ फिलर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सल्फर के बाद आता है सिलिकॉन, इससे पहले आना चाहिए था एल्युमिनियम, लेकिन आता है मैग्नीशियम, वही सेम रीज़न, पेंट्रेटिंग इफेक्ट का रीज़न। और यहाँ पर आता है फिर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का आता है कि पहले आता है सोडियम, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम का क्यों ज़्यादा है एल्युमिनियम से, रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पर दो है। एक तो जो ये है इसमें है फुल फिलर कन्फिग्रेशन, बिकॉज इसमें है जो ये मैग्नीशियम है इसमें जो आएंगे S2 आता है, ठीक है, S2, ठीक है। यहाँ पर आता है P1, क्या आता है P1, ठीक है। यानी एक तो इसमें है फुल फिलर कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो S में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फुल फिलर कॉन्फ़िगरेशन, फुल फिलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से यहाँ पर जो मैग्नीशियम का आयोनोज एनर्जी है वो ज़्यादा है। और जो सेकंड रीज़न है पेंट्रेटिंग इफेक्ट का, पेंट्रेटिंग इफेक्ट का, ठीक है, ओके ओके। नाउ ये आपको समझ आई हुई ये चीज़। अगर हम अब ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप की बात करेंगे, तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारा जो साइज़ है, साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है, डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ करता है, बिकॉज हमारा जो एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। तो जितना आपका एन इंक्रीज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा, उतना आयोनाइजिंग एनर्जी डिक्रीज होगी, बिकॉज शेल्स के बढ़ने की वजह से जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा उस पर कम अट्रैक्शन लगेगी, नेट अट्रैक्शन उस पर कम लगेगी। दैट इज़ हम यहाँ पर जो बेरिलियम है, बेरिलियम बिलियम का अगर हम साइज़ का ऑर्डर बताएंगे, ये पहले साइज़ का ऑर्डर है, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ साइज़। तो अगर हम आयोनाइजिंग एनर्जी का ऑर्डर बताएंगे, मुझे थोड़ा बहुत मैं फास्ट ही चल रहा हूँ बिकॉज मैंने बताया कि जो आईपैड का जो पेंसिल है उसमें बैटरी थोड़ा बहुत कम है, ठीक है, वो अभी ये डिपर अभी कर रहा है, ठीक है। तो आयोनाइजिंग एनर्जी का ऑर्डर ये होगा बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट, ओके। तो कुछ एक्सेप्शंस की यहाँ पर हम बात करते हैं। कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझना, मैंने कल भी एक बात बताई थी कि जो 3D हैं, अगर हम साइज़ का ऑर्डर बताएंगे 4D से ज़्यादा हैं, और
5D और 4D की जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ओके, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ओके। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, मेरी बात समझना, अगर हम यहाँ पर जिरकोनियम और हैफनियम की बात करेंगे तो यहाँ पर ये कल मैंने साइज़ का ऑर्डर बताया था कि इनका ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आप हैफनियम की बात करोगे, जब हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की तो हैफनियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है, हैफनियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो थोड़ा बहुत ज़्यादा है, स्लाइटली, ज़्यादा नहीं, स्लाइटली, या हम इसको कंपेरेबल बोल सकते हो, ठीक है, कंपेरेबल भी या थोड़ा बहुत स्लाइटली ज़्यादा। तो अब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा है, रीज़न क्या है इसका? बिकॉज जो हाफनियम होता है, हाफनियम में इसमें एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। किस शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो वी नो दैट जो एफ सब शेल होती है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पुअर शील्ड करते हैं। क्या करते हैं? पुअर शील्ड करते हैं। क्या करते हैं? पुअर शील्ड करते हैं, ठीक है। वी नो दैट जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो ये सिग्मा है ये कम इंक्रीज करेगा। क्यों ये कम इंक्रीज करेगा? बिकॉज अभी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एफ सब शेल में, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एफ शेल में उनकी वजह से जो सिग्मा आएगा, इनकी वजह से जो रिपल्शन आएगा वो कम आएगा, वो कम आएगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटॉन्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोटॉन्स की वजह से अट्रैक्शन तो लगेगी ही लगेगी। तो हम ये बता सकते हैं कि जी इफेक्टिव जो है कंपेरेटिवली इंक्रीज ही होता है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप हमारा जो जी फैक्टर होता था वो डिक्रीज होता था, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज होता था। लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत सिनेरियो डिफरेंट है बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो एफ सबशेल में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। इसी को हम बोलते हैं कि जो एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनकी वजह से जो शील्डिंग लगती है, पुअर शील्ड होता है वो। और शील्डिंग जब पुअर होता है तो इनकी वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जब वे पुअर शील्ड करते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन लगती हैं वो ज़्यादा लगती हैं as compared to the zirconium, as compared to the zirconium. That is why ionization energy of hafnium is slightly greater than zirconium, ठीक है। अगर हम यहाँ पर और एक बात करेंगे, यहाँ पर ऑफ ऑर्डर जो आता है यहाँ पर बोरान, अल्मोनियम, गैलियम, तो दैट इज ऑर्डर। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोरान का सही है, बोरान का अल्मोनियम का साइज ज़्यादा है बोरान से, ये है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर। तो रीज़न क्या है इसमें? रीज़न समझ जाए यहाँ पर। द रीज़न इज जो हमने पिछले लेक्चर में बताया, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। समझना मेरी बात। जो गैलियम है हमने कल भी बताया कि साइज़ इनका कल भी बताया हमने। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि गैलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों यहाँ पर तो होनी तो चाहिए थी अल्मोनियम की ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर गैलियम क्यों ज़्यादा है? बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। बिकॉज यहाँ पर जो गैलियम है, इस गैलियम में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो आते हैं डी सबशेल में। किस में आते हैं? डी सबशेल में। जब डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उनकी जो शील्डिंग होती हैं दैट इज़ पुअर शील्डिंग। क्या आती हैं? पुअर शील्डिंग। इस पुअर शील्डिंग की वजह से यानी इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर भी बढ़ते हैं, यहाँ पर भी जो प्रोटॉन्स तो बढ़ते हैं, अट्रैक्शंस तो बढ़ेंगी, लेकिन जो सिग्मा है वो कंपेरेटिवली लेस बढ़ेंगी, वो लेस इंक्रीज होंगी, वो कम इंक्रीज होंगी, जिसकी वजह से जो जी इफेक्टिव आएगा वो ज़्यादा आएगा गैलियम में। जिसकी वजह से जो जी इफेक्टिव आएगा वो कंपेरेटिवली ज़्यादा आएगा गैलियम में, ठीक है। तो गैलियम में इस जी इफेक्ट की बढ़ने की वजह से जो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर जो फोर्स लगे वो ज़्यादा लगेगा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा होगी, ठीक है। ये एक्सेप्शन है। और एक चीज़ है जो यहाँ पर मैं आपको सिखाना चाहूँगा, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम बेरिलियम की बात की और बोरान की बात की, अभी जो हमने यहाँ पर बोला था 2s2 1s2
2s2 और 2p1। यहाँ पर जब हमने p से इलेक्ट्रॉन निकाला था तो हमने ये रीज़न बोला था कि यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और यहाँ पर भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। तो यहाँ पर जो पेंट्रेटिंग पावर है, पेंट्रेटिंग पावर यहाँ पर ज़्यादा है, पेंट्रेटिंग पावर यहाँ पर ज़्यादा है, जिसकी वजह से बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, अगर ये आयोनाइजेशन है इसकी फर्स्ट, ये बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट यहाँ पर भी है। दिमाग रखना, मेरी बात समझना, यहाँ पर अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी इनके यहाँ पर हम लिखेंगे इसको आयोनाइजेशन एनर्जी और एनर्जी डैश, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट विल बी ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट डैश, ठीक है। रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ पेंट्रेटिंग इफेक्ट, ठीक है। अगर हम फर्दर यहाँ से अब इसको हम लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, इसको हम लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड डैश। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स अभी आते हैं वो आते हैं 1s2, समझना मेरी बात, 1s2 2s1, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो गया, अब यहाँ पर आएगा 1s2 एंड 2s2। अभी जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो सेकंड बोरान की होगी वो ज़्यादा होगी। बोरान की जो, अगर इसको मैं बोरान 2+ में कन्वर्ट करूँ, इसको मैं बेरिलियम 2+ में कन्वर्ट करूँ, अभी जो ये आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड डैश होगी वो ग्रेटर देन होगी आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड से। तो इसमें रीज़न क्या है? रीज़न इंपॉर्टेंट है, ये है कि अभी जो बोरान है, यहाँ पर जो हमारा बोरान है, यहाँ पर जो हमारा ये बोरान है, अभी अगर आप इसकी आप देखोगे, अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक स्टेबल कन्फिगरेशन, बिकॉज यहाँ पर क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड क्यों यहाँ पर ग्रेटर देन है? बिकॉज यहाँ पर है फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी सेकंड किसकी? बोरान की, वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द बेरिलियम। समझ आई बात? या हम और एक एग्जांपल यहाँ पर समझेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। तो नाइट्रोजन में अगर हम बात करेंगे, पहले आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, दैट इज़ 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4। तो ये था ऑक्सीजन, दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी पहले इसकी ज़्यादा थी, नाइट्रोजन की। क्यों ज़्यादा थी? बिकॉज यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या मसला था? यहाँ पर मसला ये था कि ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन थी, तो ज़्यादा स्टेबल थी, तो ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी थी। तो अगर हम n+ की बात करेंगे तो इसमें आएंगे 1s2 2s2 एंड 2p2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आएंगे O+ में आएंगे 1s2 2s2 एंड 2p3। तो यहाँ पर अभी जो यहाँ पर कन्फिग्रेशन आई है तो है हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा है। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे आयोनाइजेशन, तो वो नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट। और यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी n+ या सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। अगर आप यहाँ पर या n+ आप लिख लो या आप ऐसे लिख लो, यहाँ पर सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो नाइट्रोजन की होगी वो लेस देन होगी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन सेकंड, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है, ठीक है। Now we are going to discuss about the application part, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है इसकी? पहले याद रखना, हम इससे मेटेलिक कैरेक्टर फाइंड कर सकते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर क्या फाइंड कर सकते हैं? मेटेलिक कैरेक्टर, एक मेटल का हम इससे मेटेलिक कैरेक्टर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना, जिस इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगी, क्या होगी?
कम होगी, यानी हमें थोड़ी ही सी एनर्जी देनी पड़ेगी और थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, लिटिल एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, लिटिल एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, यहाँ कम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी एंड इलेक्ट्रॉन नॉक आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नॉक आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। थोड़ी सी एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन नॉक आउट हो जाएगा। व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट मीन, यानी समझना मेरी बात, थोड़ी सी एनर्जी देने पर अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ, यानी जो इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बाउंड है, ये लूजली बाउंड है। इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी देने पर अगर इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ तो जो इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बाइंड है। क्या है? लूजली बाइंड, लूजली बाइंड है इलेक्ट्रॉन। थोड़ी सी एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन लूजली बाइंड है। तो हम ये बता सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है मेटालिक कैरेक्टर, या मेटालिक कैरेक्टर हम बोल सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी जहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, जहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, यानी वहाँ पर जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर हमने क्या बताया? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडन टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, समझना मेरी बात, रुबिडियम और सीजियम की हम बात करेंगे तो यहाँ पर समझना मेरी बात, साइज तो इसका ये साइज का आर्डर है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी का आर्डर क्या है? रुबिडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है सीजियम से। ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या है? तो मेटालिक कैरेक्टर क्या है, समझना मेरी बात, मेटालिक कैरेक्टर का आर्डर क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर का आर्डर होगा, सीजियम का मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा रुबिडियम से, बिकॉज सीजियम में थोड़ी ही एनर्जी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो हम ये भी बता सकते हैं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जितना हम डाउन द ग्रुप जाए, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जितना हम नीचे जाएंगे, जितना हम नीचे जाएंगे तो हमारा जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा, बिकॉज एन इंक्रीज होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, साइज इंक्रीज होगा, साइज होने इंक्रीज होने की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो नेट अट्रैक्शन लगती है वो कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को हम कम ही एनर्जी से नॉकआउट कर सकते हैं। ओके, दूसरी जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ है वो है रिएक्टिविटी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर सीजियम और रुबिडियम की, फिर से हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आयोनाइज मेटालिक कैरेक्टर हैं वो इसका ज़्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो रुबिडियम की ज़्यादा है और देन सीजियम। ठीक है, ठीक है, क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो रुबिडियम होता है उसका साइज़ कम होता है तो एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू सीजियम, ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू सीजियम ताकि इलेक्ट्रॉन नॉक आउट हो जाए। ठीक है, तो रिएक्टिविटी क्या होती है कि, समझना मेरी बात, रिएक्टिविटी क्या होती है? जितना एक एटम से, जितना एक मेटल से जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ज़्यादा उतना रिएक्टिव होगा, यानी जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी उतनी रिएक्टिविटी कम होगी, यानी वो जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अगर किसी की मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो उसकी जो, तो अगर आप मूविंग डाउन द ग्रुप, हम यहाँ पर ग्रुप में डाउन द ग्रुप करेंगे तो मेटल कैरेक्टर यहाँ पर बढ़ेगा। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे मेटालिक कैरेक्टर सीजियम का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम। यहाँ पर आप, मैं एग्जांपल देना भूल गया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, यानी
थोड़ी ही एनर्जी देने पर जो आपका इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा और रिएक्टिविटी हम उतनी ज़्यादा हम बता सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी हम आर्डर ऐसे बता सकते हैं, इसकी हम एग्जांपल अगर हम बता सकते हैं रिएक्टिविटी का आर्डर अगर हम बता सकते हैं तो सीजियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू रेबिडियम, एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम, ठीक है। ये आर्डर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 कंसेप्ट जो है यहाँ वो है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेटस। क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल याद रखना, मेरी एक बात याद रखना, हमारे पास एक मेटालिक एटम है, इसको हमने आयोनाइजेशन एनर्जी दी फर्स्ट एंड ये कन्वर्ट हुआ M+ गैस स्टेट में। ना हमने फिर से आयोनाइजेशन एनर्जी दी, इट इज़ कन्वर्ट इनटू M+2, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। तो अगर हमने अब इन दो की डिफरेंस निकाली, क्या ली? डिफरेंस, यानी डेल्टा आई। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी की डिफरेंस है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एंड इफ़ द आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से है आपकी आयोनाइजेशन डिफरेंस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डिफरेंस, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी स्टेबल, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। अगर लेस देन 11 से होगा, 11 लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी स्टेबल, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर बात करोगे, लेट एग्जांपल, हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे यहाँ पर एक मेटल एटम है, ये कन्वर्ट किया मैंने M+ में, फिर फर्दर ये हुआ कन्वर्ट M2+ में इन द गैस स्टेट एंड गैस स्टेट। पहले मुझे जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगी वो लगी फॉर एग्जांपल 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सेकंड में तो पता है इससे ज़्यादा लगेगा, दैट इज़ 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो अगर हम इन दो की डिफरेंस अब ले लेंगे डेल्टा आई, तो वो आएगा कितना बराबर? वो आएगा 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगी यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डिफरेंस। तो अगर यहाँ पर 40 आई, इट इज़ ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, यानी ग्रेटर देन, यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी स्टेबल, यानी M+ जो होगा वो स्टेबल होगा ज़्यादा एज कंपेयर टू M2+, ठीक है। अब हम लास्ट में बात करते हैं जो इसकी और एक एप्लीकेशन है, दैट इज़ वैलेंसी। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, हमारे पास मेटल एटम है, इसको हमने किया कन्वर्ट M+ में, इसको हमने किया कन्वर्ट M2+ में, इसको हमने किया कन्वर्ट M+3 में, दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, ठीक है। एंड यहाँ पर हम इसको करेंगे कन्वर्ट M+4 में, दैट इज़ आयोनाइजेशन एंथैल्पी 4। अब हमने यहाँ पर अगर हमने क्या फाइंड किया, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कम ही डिफरेंस आ रही थी, यहाँ पर भी आयोनाइजेशन एनर्जी में कम ही डिफरेंस आएगी, यानी स्लाइटली बढ़ रहा था। यहाँ पर हमको पता है कि अगर यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत आयोनाइजेशन, यहाँ पर पहली बात रखना, जब हमने यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट है, यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड है, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज़ वो थोड़ा बहुत ज़्यादा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट से, आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड जो है वो सेकंड से थोड़ा बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड में और फोर्थ में जो फ़र्क है, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आती है, लार्ज डिफरेंस आती है यहाँ पर।
यानी जो आयोनाइजेशन यहाँ पर लगती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लगती हैं। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं जंप, क्या बोलते हैं, यहाँ पर आ जाता है हमका जंप, हमारा जंप आ जाता है यहाँ पर। और जहाँ पर जंप आ जाए, जंप से पहले जितनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने ली होगी, यहाँ पर लिए हुए हैं जंप से, अगर यहाँ पर जंप है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ती है। यहाँ पर आती है 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी, 1 2 एंड 3। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो वैलेंसी आएगी वो 3 आएगी। यानी अगर इसको मैं स्टेटमेंट भी लिखूंगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो यहाँ पर हैं 4, वो ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3rd, दैट इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2nd, एंड दैट इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1st। यानी अगर आप यहाँ पर समझोगे तो यहाँ पर जो ये इंक्रीमेंट आता है ना बहुत ज़्यादा, दैट इज जंप, यानी यहाँ पर जंप है, क्या है यहाँ पर, समझना मेरी बात, यहाँ पर जंप है। तो जंप से याद रखना, यहाँ से यहाँ तक जितने भी आपके कितने आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हैं 1 2 एंड 3, दैट मीन्स की वैलेंसी 3 होगी, अब और एक एग्जांपल अगर हम यहाँ पर समझिए, हमने और एक मेटल एटम लिया यहाँ पर, इसको हमने कन्वर्ट किया M प्लस में, और इसको हमने किया कन्वर्ट M2 प्लस में, एंड फर्दर किया कन्वर्ट M+3 में। गैसोस स्टेट में ये भी हैं, इट इज़ ऑल्सो इन द गैसोस स्टेट, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1st, 1 इलेक्ट्रॉन नॉकआउट, 1 इलेक्ट्रॉन नॉकआउट, 1 इलेक्ट्रॉन नॉकआउट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2nd, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3rd। पहली बात यह है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2nd जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 1st से, और जो 3rd होगा वो ग्रेटर देन होगा 2nd से। लेकिन यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जब आप यहाँ से यहाँ तक जाते हो तो वहाँ पर जो डिफरेंस अगर आएगी, और यहाँ से यहाँ तक जाओगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जब हमने यहाँ पर डिफरेंस ली आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, जो यहाँ पर डिफरेंस हमने ली वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी यहाँ पर जंप है, ठीक है। या ऐसे हम बता सकते हैं कि अगर यहाँ पर जो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये बहुत ही ज़्यादा है, जो 3rd है, अगर 3rd आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ग्रेटर देन है आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 2nd, एंड 2nd विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1st। लेकिन यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर जंप है, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो जो इस जंप से अगर हम देखेंगे इस जंप से कितने पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हैं, 2 हैं, दैट मीन्स की वैलेंसी यहाँ पे 2 आएगी, ठीक है, वैलेंसी यहाँ पर 2 आएगी, ऐसी बात है, ठीक है। होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और मैं ये बात बता दूं कि ये जो एडवांस लेवल तक है, एडवांस लेवल तक ये काफ़ी है, ठीक है। एंड अब हम बात करेंगे, हम क्वेश्चन भी कुछ करेंगे जो क्वेश्चन सीरीज़ में भी लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, और वो ज़बरदस्त क्वेश्चन सीरीज़ में लेकर आ रहा हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत आप वेट कीजिएगा, जो मेरा आइडिया था दिमाग में कि मैं पहले थोड़ा कुछ टॉपिक उसको पढ़ाऊँगा, एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस। तो सेम हम करेंगे, हम पहले जो चैप्टर हैं, बेहतर भी यही रहेगा कि पहले हम पूरी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल ब्रिंग क्वेश्चन सीरीज़ ऑन इट, ठीक है। तो क्वेश्चन सीरीज़ के लिए जो मैं बुक आपको बताऊँगा वो है क्लेडन से हम क्लेडन नहीं, हाउसक्राफ्ट। क्लेडन इज़ बेसिकली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो हाउसक्राफ्ट से मैं कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तो और भी कुछ बुक्स से मैं भी कुछ बुक्स हैं उससे भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ हम बनाएंगे। तो उस क्वेश्चन से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप उन क्वेश्चंस को फिर प्रैक्टिस करोगे, इन लेक्चर्स को पढ़ोगे, तो ये सफिशेंट है, एडवांस लेवल तक ये सफिशेंट है, ठीक है। नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बाहर आएगा। होप कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। थैंक्स।